हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब बी केयर नर्सिंग क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं साइकेट्रिक की कंप्लीट सीरीज़ और आज हम पढ़ेंगे वो है ईटिंग डिसऑर्डर, यानी कि कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से ईटिंग डिसऑर्डर भी हो जाते हैं। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा बुलिमिया नर्वोसा। तो इसमें तो 3 डिसऑर्डर होते हैं, एक ओवर ईटिंग का भी होता है, लेकिन हम केवल इसमें साइकेट्रिक में 2 डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे, एक बुलिमिया नर्वोसा, एक बुलिमिया एनोरेक्सिया। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है। सबसे पहले हम थोड़ा सा एक पॉइंट ऑफ व्यू बता दे रहे हैं कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से ईटिंग डिसऑर्डर क्यों हो सकते हैं। देखो, आजकल इतना ज़्यादा बॉडी मेंटेन करने के लिए प्रेशर रहता है लोगों पे, और जो एक थिंक बनी हुई है लोगों के बीच में कि थिन बॉडी ही एक सुंदर बॉडी है, तो वो सब चीज़ें मेंटेन करने के लिए लोग इतना प्रेशर ले लेते हैं और अपने आप का वेट लूज करना चाहते हैं किसी भी तरीके से। तो वो कब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट हो जाता है पता भी नहीं चलता है। ठीक है, एक प्रेशर की वजह से, एंजाइटी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, सोसाइटी के प्रेशर की वजह से, ये सारे फैक्टर्स हम इसमें आगे पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, क्या है? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कुछ ईटिंग डिसऑर्डर्स दिखते हैं या फिर हो जाते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे बुलिमिया नर्वोसा। तो इसमें देखो, बुलिमिया नर्वोसा इज एन ईटिंग डिसऑर्डर मार्क्ड बाई बिंज ईटिंग एपिसोड। बिंज ईटिंग का मतलब होता है एक्सेसिव फूड इनटेक, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा खाना। आफ्टर ईटिंग फूड एंजाइटी डेवलप इन पर्सन अबाउट वेट इंक्रीज, देन पेशेंट induced self vomiting by insert finger into throat और stimulate gag reflex। तो देखो, बुलिमिया नर्वोसा क्या है। वैसे तो ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए ये दोनों डिसऑर्डर एक साथ पढ़ने चाहिए थे, लेकिन हम जो बुलिमिया एनोरेक्सिया है वो कल की क्लास में पढ़ाएंगे, तो उसमें एक कंपैरिजन टेबल बना देंगे जिससे कि समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग होता है इसलिए। ठीक, तो कंपैरिजन टेबल में फिर हम बता देंगे। तो देखो, जो बुलिमिया नर्वोसा है, ठीक है, इसमें क्या करता है पेशेंट, पहले तो बिंज ईटिंग करता है, यानी कि खाता है खूब, एक्सेसिव फूड करता है। ठीक, उसके बाद क्या करेगा, सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, यानी कि इसको स्पॉन्टेनियस वॉमिटिंग नहीं आ रही होती है, अपने आप वॉमिटिंग नहीं आती है, ये इंड्यूस्ड करता है, ज़बरदस्ती वॉमिटिंग करता है। क्या करेगा, फिंगर डालेगा गले में, ठीक है, और फिंगर डालेगा तो क्या होगा, गैग रिफ्लेक्स स्टिमुलेट होंगे, और गैग रिफ्लेक्स स्टिमुलेट होंगे तो अंदर स्टमक का खाना तो बाहर आएगा। ठीक, तो इस तरीके का ये एक डिसऑर्डर होता है, और ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से होता है, क्योंकि जब इंसान बहुत खा लेता है और वो उसके दिमाग में एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बन जाती है। क्या प्रॉब्लम बन जाती है कि किसी ने भी बोल दिया कि थोड़ा सा वेट बढ़ रहा है, अच्छे नहीं लग रहे हो, ये सारी चीज़ें, या फिर उसको चाहिए कि सब लोग जैसे हैं एक सुंदर दिखने के लिए, तो उसको एक साइकोलॉजिकल थॉट, एक थॉट रन करने लगता है कि जो लीन बॉडी है, थिन बॉडी है, वो ही सुंदर होती है। तो उस बात को लेके वो इतना प्रेशराइज्ड हो जाता है कि यही सोचता रहता है कि कैसे वेट लूज करें। तो जैसे ही ये ऑटोमेटिक साइकोलॉजिकल बन जाता है प्रॉब्लम, तो अपने आप कमांडिंग होती है ब्रेन में। तो जैसे ही ये पेशेंट जो बुलिमिया नर्वोसा का होता है, वो खाना खाता है, चाहे वो नॉर्मल डाइट ले, मोस्ट ऑफ नॉर्मल डाइट भी लेते हैं, ज़्यादा भी खाते हैं। ठीक है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। कोई तो नॉर्मल, वैसे तो एनक्लेक्स में लिखा हुआ है कि ये पेशेंट जो होते हैं वो नॉर्मल डाइट ही लेते हैं। नॉर्मल डाइट का मतलब कि जैसे हम 3 से 4 बार खाते हैं, ये पेशेंट भी 3 से 4 बार खाते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा खा लेते हैं। और खाने के बाद फिर इनको तुरंत एंजाइटी होती है। वो एंजाइटी क्यों होगी कि इनके अंदर एक थॉट रन करने लगता है कि मेरा वेट बढ़ जाएगा। ठीक, तब फिर ये क्या करते हैं, सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करते हैं, फिर उस खाने को बाहर निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इट इज़ मोर कॉमन इन लेट एडोलिसेंट 15 to 18 ईयर्स गर्ल्स। ये मोस्ट कॉमन जो ईटिंग डिसऑर्डर है वो गर्ल्स में होता है। वेट इज़ नॉर्मल इन दिस डिसऑर्डर, सो स्लाइटली ओवर वेट। या तो इसमें क्या हो सकता है, वेट नॉर्मल रहेगा, या फिर थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि पेशेंट खाना तो खा रहा है, चाहे थोड़ी देर के लिए उसके स्टमक में रहे, 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, जितना भी रह रहा है, या फिर वो तुरंत वॉमिटिंग भी कर सकता है। तो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा बहुत तो न्यूट्रिएंट जाएगा उसकी बॉडी में, है ना। तो इन पेशेंट का ओवरवेट
वेट इसलिए हो सकता है कि ये या तो ज़्यादा खाने वाले हो सकते हैं ज़रूरत से, या फिर नॉर्मल खाएंगे लेकिन क्या करेंगे, एंजाइटी होने पे उस खाने को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करके क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। और ये सब क्यों हो रहा होता है पेशेंट में, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है, इसीलिए इसको हम मेंटल डिसऑर्डर में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखो, इसका हम देख लेते हैं डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो डायग्नोसिस में हम क्या देखेंगे, जो उसके साइन सिम्टम्स दिखेंगे वही देख के तो डायग्नोस कर सकते हैं, क्योंकि ये मेंटल डिसऑर्डर है। तो मेंटल डिसऑर्डर मोस्ट ऑफ बिहेवियर पे ही डायग्नोस होते हैं, या फिर उनकी कोई ब्लड रिपोर्ट भी करते हैं कुछ कुछ पेशेंट में। ठीक है, कुछ क्या सब में ही करते हैं उनका, क्योंकि जब भले ही वो फिजिकली उसको एबनॉर्मेलिटी नहीं है, मेंटल है, लेकिन मेंटल डिसऑर्डर का पूरा पूरा असर फिजिकल हेल्थ पे पड़ता है। ठीक, और फिजिकल चीज़ें भी इन्वॉल्व रहती हैं। तो इसमें देखो रिकरेंट बिंज ईटिंग, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि वो बार बार खाएगा, बहुत ज़्यादा खाएगा। ठीक, और फिर क्या करेगा, रिकरेंट इन अप्रोप्रिएट कंपनसेटरी मैकेनिज्म। अब जो खा लिया है उसको कंपनसेट करने के लिए वो बदले में कुछ ना कुछ करेगा। जैसे कि क्या करता है, कंपनसेटरी का मतलब क्या है, बराबर करने के लिए, यानी कि कंपनसेट करने के लिए, कि जो चीज़ ज़्यादा हो रही है बॉडी में उसको कम करने के लिए, लेवल पे लाने के लिए। ज़्यादा हो नहीं रहा होता है खाना इन पेशेंट्स में, लेकिन इनको लगता है कि मैंने ज़्यादा खा लिया, क्योंकि इनको हमेशा लगता रहता है कि ये बहुत ज़्यादा अपने बॉडी वेट को लेके कंसर्निंग होते हैं ये पेशेंट, इसलिए इनको लगता रहता है कि ज़रा सा भी खाने पे मेरा वेट बढ़ जाएगा। तो इसलिए इन पेशेंट्स में खाते तो नॉर्मल ही हैं, पर इनको ऐसा एक एबनॉर्मल थॉट आता है और ब्रेन में ऐसा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है कि इनको जो चीज़ नहीं होती है वो भी लगती है। ठीक है, तो रिकरेंट इनएप्रोप्रिएट कंपनसेटरी बिहेवियर, तो कंपनसेटरी बिहेवियर क्या करेंगे, ये ज़्यादा खाने के बाद जैसे सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करेंगे, जो कि मोस्ट कॉमन मिलेगा। सबसे ज़्यादा पेशेंट जो बुलिमिया नर्वोसा के होते हैं वो क्या करते हैं, सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करते हैं, यानी कि खुद को थ्रोट में 2 उंगली डाल के वॉमिटिंग को प्रोड्यूस करते हैं, गैग रिफ्लेक्स को स्टिमुलेट करके, और जो भी स्टमक का खाना है वो सारा बाहर कर देते हैं। लैक्सेटिव यूज़ करेंगे, लैक्सेटिव यूज़ करने से क्या होता है, लैक्सेटिव यूज़ करते हैं तो स्टमक और जो इंटेस्टाइन है वो बहुत जल्दी से खाली हो जाती है। ठीक है, लैक्सेटिव का यही तो काम होता है कि जो आपका स्टमक है और इंटेस्टाइन है वो बहुत जल्दी खाली हो जाए। डायूरेटिक्स यूज़ करेंगे, डायूरेटिक्स से क्या होता है कि अपना जो बॉडी फ्लूइड है एक्स्ट्रा वो बाहर निकलेगा तो वेट कम होगा। ठीक है, डायूरेटिक्स से, क्योंकि इससे यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है डायूरेटिक्स से। एक्सेसिव एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, तो ये कुछ कंपेंसेटरी मैकेनिज्म ये करते हैं बॉडी वेट को कम करने के लिए बिंज ईटिंग करने के बाद। ठीक है, उसके बाद क्या है, वो अगर से एटलीस्ट 1 वीक। अब ये दोनों चीज़ें हैं ना, जो बिंज ईटिंग बहुत ज़्यादा खा रहा है, सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग कर रहा है, लैक्सेटिव यूज़ कर रहा है, डायूरेटिक्स या एक्सेसिव एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें कर रहा है, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं सिम्टम्स, वो पेशेंट में कब तक दिखने चाहिए, 1 वीक में 1 बार कर रहा है तब भी हम इसको डायग्नोसिस करेंगे एज अ बुलिमिया नर्वोसा। लेकिन कब तक, 3 महीने तक। इस पेशेंट का बिहेवियर ऐसा हो गया कि 3 महीने तक लगातार ये, इसमें ऐसा देखा जा रहा है पेशेंट में कि हफ्ते में 1 या 2 बार तो ये ऐसा करता है कि बहुत ज़्यादा खाता है और खाने के बाद फिर खुद से वॉमिटिंग इंड्यूस्ड करता है, उल्टियाँ करता है, या फिर कुछ लैक्सेटिव ड्रग्स यूज़ कर रहा है, या फिर कोई डायरेटिक्स मेडिसिन यूज़ कर रहा है, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है और बहुत खा रहा है। तो ये दोनों चीज़ें कब तक दिखनी चाहिए, हफ्ते में 1 बार और 3 महीने तक लगभग। ओवरली इन्फ्लुएंस्ड बाई बॉडी शेप और वेट, ये जो पेशेंट होते हैं वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कैसे होते हैं, अपने बॉडी शेप से और वेट से। ठीक, नेक्स्ट देखो, ये 2 टाइप के हो सकते हैं आपके जो बुलिमिया नर्वोसा है। तो एक तो पर्गिंग टाइप होता है। पर्गिंग का मतलब होता है कि एक तरीके से अपने स्टमक और इंटेस्टाइन को पूरी तरीके से खाली करना। पर्गिंग का मतलब यही है, वॉमिटिंग करना, पर्गिंग। ठीक है, सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, तो जिसमें क्या होता है कि हम स्टमक को खाली कर रहे हैं एक तरीके से, या फिर इंटेस्टाइन अपने पूरा जो जीआई है उसको पूरा फ्लश आउट कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं, तो वो होता है पर्गिंग बिहेवियर। ठीक, तो पर्गिंग में पेशेंट क्या करेगा, वॉमिटिंग, लैक्सेटिव, डायूरेटिक्स यूज़ करेगा, तभी तो पूरा इंटेस्टाइन और स्टमक खाली होगा। और नॉन पर्गिंग में क्या करेगा, जैसे एक्सेसिव एक्सरसाइज करेगा। ठीक, तो ये पर्गिंग टाइप और नॉन पर्गिंग टाइप हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इनकी कॉज देख लेते हैं। तो कॉज में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं साइकोलॉजिकल। ठीक है, साइकोलॉजिकल में जैसे इनमें लो सेल्फ स्टीम रहेगी। लो सेल्फ स्टीम कि ये लोगों के बीच में एकदम खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं समझ रहे होंगे। जैसे कि हम अच्छे लग रहे होते हैं लोगों के बीच में, या हम कपड़े अच्छे पहने होते हैं, तो हम लोगों के बीच में एक
फुल सेल्फ स्टीम के साथ उनसे बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो इन पेशेंट्स में ऐसा नहीं होता है, जबकि ये भले ही ठीक दिख रहे हो लेकिन इनको प्रॉब्लम ही हो चुकी है साइकोलॉजिकल। तो इनकी हमेशा लो सेल्फ स्टीम बनी रहती है और अनसेटिस्फाइड होते हैं अपनी खुद की बॉडी से, और इनको हमेशा फील होता रहता है कि मेरा वेट बढ़ रहा है, मेरा वेट ज़्यादा होता जा रहा है। पुअर कोपिंग स्किल्स होती हैं इनके अंदर। तो देखो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तुमने देखा होगा कि कोई लोग होते हैं वो टेंशन में या एंजाइटी में, स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, वो भी बुलिमिया नर्वोसा का ही पेशेंट हो सकता है। ठीक है, क्या करते हैं कि जैसे ही उनको एंजाइटी हुई, टेंशन हुई, तो जो कुछ भी मिलेगा सामने रखा हुआ खाने लग जाएंगे, खाते रहेंगे। तो वही चीज़ है, पुअर कोपिंग स्किल्स हैं अगर पेशेंट के अंदर, तब भी ये बुलिमिया नर्वोसा डेवलप हो सकता है। तो पेशेंट क्या करता है इसमें, बिंज ईटिंग इन स्ट्रेस्ड सिचुएशंस, यानी कि कोई भी एक स्ट्रेस वाली सिचुएशन आ गई और वो उसको फेस नहीं कर पा रहा है, तो वो कोपिंग स्किल जो है वो पुअर हुई कि नहीं उसकी, और कोपिंग स्किल पुअर की वजह से वो क्या करेगा, बिंज ईटिंग कर लेगा। ठीक, तो वहाँ से उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो ऐसी सिचुएशन में बिंज ईटिंग करने वाले भी इसका एक कारण हो सकते हैं डिसऑर्डर डेवलप होने का। बायोलॉजिकल में कोई ज़्यादा नहीं है इसमें, तो एक सीरोटोनिन लेवल कम हो जाता है, क्योंकि कभी कभी ये पेशेंट डिप्रेस्ड भी होते हैं। ठीक है, डोपामाइन डिसफंक्शंस हो जाएगा, हार्मोनल फैक्टर इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो बायोलॉजिकल में ये होंगे। अब सोशल फैक्टर में देखो, सोशल फैक्टर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके बुलिमिया नर्वोसा के लिए, जैसे कि ओवर क्रिटिकल पेरेंट्स। जो पेरेंट्स हैं वो कैसे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं किन बातों को लेके, बॉडी का वेट, लुक्स, यानी कि उनके जो चिल्ड्रंस हैं वो किस तरीके के दिख रहे हैं, ओवर वेट ना हो जाए, ओवर वेट हो जाएंगे तो स्ट्रिक्ट हो जाएंगे बच्चों को लेके कि तुम मोटे होते जा रहे हो, ये करते, यानी कि लोग उनको ज़्यादा टोकते हैं, फैमिली के ही लोग। तो ऐसे में क्या करते हैं जो बच्चे होते हैं, तो वो थोड़ा सा स्ट्रेस फील करते हैं कि मेरा वेट बढ़ रहा है, फिर वो कोशिश करते हैं लूज करने की, और फिर उनमें यही थॉट चलता रहता है और वो एक प्रॉब्लम्स में क्रिएट हो जाता है और फिर वो डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, हिस्ट्री ऑफ अब्यूज हो सकता है फिजिकल, सेक्सुअल, इमोशनल, यानी कि पास्ट में उसको कोई एब्यूज हुआ हो, जैसे फिजिकल, सेक्सुअल या इमोशनल, तो वो कहीं ना कहीं ट्रॉमा की तरह होता है। ठीक है, एक बच्चे के लिए या फिर किसी के लिए जो किस तरीके का होता है, ट्रॉमा की तरह होता है। तो अगर पास्ट में कोई ट्रॉमा मिला है किसी भी पर्सन को, तो वो मोस्ट ऑफ चांस होते हैं कि इन फ्यूचर वो एक मेंटल डिसऑर्डर में जाके कन्वर्ट हो जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके की हिस्ट्री वाले पेशेंट्स को बुलिमिया नर्वोसा ही हो सकता है, क्योंकि इससे स्ट्रेस तो होता ही है, तो उससे सीजोफ्रेनिया और वैसे मतलब मेंटल डिसऑर्डर के लिए किसी भी तरीके के लिए मोस्ट ऑफ ये रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हो सकता है। ठीक है, ये समझ लेते हैं। थिन आइडियल कल्चर, अब ये एक कल्चर बना हुआ है पूरा। ठीक है, कल्चर क्या बना हुआ है कि एक बॉडी शेप, एक थिन बॉडी ही ब्यूटी का सिंबल है। ठीक है, तो इसको लेके जो गर्ल्स होती हैं, मोस्ट ऑफ जो लड़कियां होती हैं, ये कॉन्सेप्ट जो चल रहा है थिन आइडियल कल्चर, इसको लेके जो मोस्ट ऑफ लड़कियां होती हैं उनमें बुलिमिया नर्वोसा डेवलप होता है, क्योंकि वो अपने आप को क्या करती हैं, पतला दिखाने के लिए कम डाइट लेंगी, खाएंगी कम, या फिर खा रही हैं तो, लेकिन अगर उसमें डिसऑर्डर बुलिमिया नर्वोसा है तो वो सेल खाएगा खूब लेकिन बाहर निकाल देगा थोड़ी देर में। एनोरेक्सिया वाला पर्सन ऐसा नहीं करता है, वो खाता ही नहीं है। ठीक, तो ये लड़कियों में दिखता है। सोशल मीडिया, डांसर, मॉडल्स, प्रेशर ऑफ इन्फ्लुएंसर, ये जो एक प्रोफेशन है, इनमें ये डिसऑर्डर ज़्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है इस प्रोफेशन के लोगों के ऊपर अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए। वो मेंटेन रखने के चक्कर में एक मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो आई होप कि बुलिमिया नर्वोसा आपको समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट हम देखते हैं साइन सिम्टम्स, देख लेते हैं। साइन सिम्टम्स में सबसे पहले देखिए साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, यानी कि रिलेटेड टू ब्रेन। तो क्या है इसमें, रिलेटेड टू ब्रेन नहीं बोल सकते, माइंड। साइकोलॉजी की जब स्टडी करते हैं तो अब तो डेफिनेशन चेंज हो गई है कि बिहेवियर की स्टडी करते हैं, पहली डेफिनेशन थी कि एक पर्सन के माइंड की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या पेशेंट को रहता है, बॉडी इमेज डिस्टोरेशन। उसके अंदर हमेशा ये ख्याल रहेगा कि मेरी जो बॉडी इमेज है वो सही नहीं है, डिस्टोर्टेड है। ठीक, इंटेंस फियर ऑफ वेट गेन, हमेशा डर रहेगा कि मेरा वेट बढ़ रहा। और फिर है गिल्ट,
गिल्ट एंड सेम आफ्टर ईटिंग। जब वो खाना खा लेगा तब उसको बहुत ज़्यादा गिल्ट होगा, एंजाइटी होगा, फिर वो क्या करता है, सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करता है। और फिर नेक्स्ट क्या है, एंजाइटी और डिप्रेशन भी हो सकता है साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में, यानी कि बुलिमिया नर्वोसा का अगर पेशेंट है तो उसमें एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी चीज़ें भी दिख सकती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं फिजिकल साइन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं आपके। तो फिजिकल साइन में सबसे पहले हम पढ़ते हैं रसेल साइन, जो कि आपको बुलिमिया नर्वोसा वाले पेशेंट में दिखेगा। अभी मैं इसका इमेज दिखाऊंगी, ठीक है। किस में दिखता है, बुलिमिया नर्वोसा वाले पेशेंट में दिखेगा। तो रसेल साइन क्या होता है, स्कार ऑन बैक ऑफ हैंड ड्यू टू एब्रेजन फ्रॉम टीथ, यानी कि सीधी सी बात कि अपना जो डोर्सल साइड होता है हैंड का, हाथ का, तो पेशेंट क्या करता है, 2 उंगली जब वो डालेगा माउथ में वॉमिटिंग करने के लिए, तो जो हमारे हाथ की ये मतलब डोमिनेंट हैंड से ही करता है और डोमिनेंट हैंड में ही इसको रसेल साइन दिखेंगे। डोमिनेंट मतलब कि जिस हाथ से वो सबसे ज़्यादा वर्क करता है, राइट हैंडेड है तो राइट में, लेफ्ट हैंडेड है तो लेफ्ट हैंड में, ठीक, तो उसको डोमिनेंट हैंड बोलते हैं। तो उसी वाले हाथ में उसको ये रसेल साइन है वो दिखेंगे, ठीक। तो बैक साइड पे एब्रेजन हो जाता है, यानी कि स्किन थोड़ी सी खरोचें आ जाती हैं, क्योंकि वो बार बार वॉमिटिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं टीथ से वो स्किन में एब्रेजन हो जाते हैं। जैसे कि मैं इसकी एक आपको इमेज दिखा दे रही हूँ। तो देखिए जो रसेल साइन होता है उसमें इस तरीके के एब्रेजन्स होते हैं। ये देखो, ये रेड रेड दिख रहे हैं, ये आपके रेड रेड दिख रहे हैं, इनको नकल्स बोलते हैं, यानी कि जॉइंट हैं फिंगर के। तो जॉइंट जो होते हैं उनको नकल्स बोलते हैं। तो ये देखो फिंगर जॉइंट है यहाँ पे, ये डोमिनेंट पार्ट है हैंड का, और हाथ भी डोमिनेंट जो होगा उसमें इस तरीके के ये एब्रेजन दिखेंगे। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रसेल साइन बोलते हैं। और ये नॉर्थ सेट में क्वेश्चन भी पूछ चुके हैं। दूसरा इमेज देख लो, इसमें देख लो, ये इस तरीके के जो बन रहे हैं ना ऐसे एब्रेजन स्किन में, ये क्या है आपके, ये रसेल साइन बोलते हैं। ऐसी इमेज देखी, नॉर्थ सेट ने इमेज पूछी थी ये, ठीक है। तो ये होता है आपका रसेल साइन। नेक्स्ट देखो, ये रसेल साइन की मैंने इसलिए इमेज दिखाई है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था बहुत ज़्यादा, ठीक है, नॉर्थ सेट में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है आपका चिपमंक फेस। चिपमंक फेस क्या होता है, पैरोटिड ग्लैंड स्वेलिंग ड्यू टू रिपीटेड वॉमिटिंग, यानी कि आपकी जो पैरोटिड ग्लैंड होती हैं जो ईयर के बिहाइंड, ईयर के जस्ट नीचे, ठीक है, आपका जो कान का पिन्ना है ना नीचे वाला, उसके जस्ट नीचे, तो ये पैरोटिड ग्लैंड होती हैं, तो वो क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है उनमें। क्यों होती है, बार बार वॉमिटिंग होने की वजह से, ठीक। नेक्स्ट है डेंटल इरोजन ड्यू टू गैस्ट्रिक एसिड। तो जब पेशेंट बार बार वॉमिटिंग कर रहा होगा तो अपने स्टमक में तो HCl है, ठीक, और जो HCl होता है उसका जो pH है वो बहुत ज़्यादा लो होता है, लगभग 3.1 करके कुछ, ठीक है, 3 के लगभग होता है, 3 के लगभग। तो इतना जब HCl मतलब pH होता है तो वो बहुत ज़्यादा हाईली बर्निंग होता है, यानी कि स्किन को बर्न करता है, स्किन को भी। लेकिन यहाँ तो क्या कर रहा है, डेंटल इरोजन भी कर दे रहा है जो गैस्ट्रिक एसिड है वो, ठीक। सोर थ्रोट ड्यू टू एसिड इरिटेशन, यानी कि गले में दर्द होने लगता है पेशेंट के। सोर थ्रोट का मतलब है क्योंकि किसकी वजह से, जो एसिड आ रहा है बार बार फूड के साथ, वॉमिटिंग के साथ, वो क्या करता है, इरिटेशन करता है, कहीं ना कहीं स्किन को इरिटेट करता है, जिसकी वजह से गले में दर्द महसूस करते हैं ये पेशेंट। समटाइम्स एमनोरिया, फीमेल्स हैं उनमें एमोनोरिया हो जाता है, कभी कभी देखने को मिलता है, यानी कि उनके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, पीरियड्स होते हैं लड़कियों में, वो क्या होते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन देख लीजिए। कॉम्प्लिकेशन से भी क्वेश्चंस बन चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इसमें कॉम्प्लिकेशन में मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस दिखेगा। अब एक चीज़ यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लो, ये कॉन्सेप्ट है कि जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर वॉमिटिंग हो रही होती है, तो सीवियर वॉमिटिंग हो रही होती है तो उसका जो एसिड है स्टमक का, वो सारा का सारा बाहर निकल जाता है। तो जब एसिड बाहर निकलता चला जाएगा तो जो स्टमक का, उस स्टमक में या फिर जो ब्लड में एसिड की मात्रा कहीं ना कहीं कम होती जाएगी, और जो ब्लड का pH है वो किस तरफ कन्वर्ट होता जाएगा, एल्कोलोसिस की तरफ। तो इन पेशेंट्स में मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस मिलता है, यानी कि थोड़ा सा pH जो है वो इंक्रीज मिलेगा, है ना, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस बोलेंगे जिसको। मेटाबॉलिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये रिलेटेड टू आपका मेटाबॉलिज्म से है, ठीक है, GI ट्रैक्ट से है। एक रेस्पिरेटरी होता है, तो रेस्पिरेटरी हम देखते हैं आपका उसमें गैसेस में, ठीक। तो ये मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस दिख सकता है इस पेशेंट में, और उसकी वजह से जो वॉमिटिंग हो रही है पेशेंट को, उसकी वजह से हाइपोकैलेमिया यानी कि पोटेशियम की कमी दिखेगी, क्योंकि पोटेशियम वॉमिटिंग के साथ
स्टमक से पूरा फ्लश आउट होता जा रहा है, बाहर निकलता चला जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, पोटेशियम की कमी हो जाएगी। तो ये जो 2 साइन हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके बुलिमिया नर्वोसा वाले पेशेंट में, क्योंकि ये सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करते हैं और वॉमिटिंग के जो जो साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं वो इस पेशेंट में भी दिखेंगे, सीधी सी बात। ठीक, तो इसमें क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, हाइपोकैलेमिया, और हाइपोकैलेमिया की वजह से अगर पोटेशियम कम होगा तो पोटेशियम या तो कम हो या बढ़े, दोनों का ही इफेक्ट किस पे जाता है, सीधा हार्ट पे जाता है। ठीक, तो रिस्क ऑफ एरिथमिया हो सकता है। और सीवियर केसेस अगर हों इसके बुलिमिया नर्वोसा के, तो उसमें डेथ के चांसेस भी होते हैं। ठीक, क्यूटी अगर ईसीजी देखें तो उसमें क्यूटी जो है, क्यूटी मतलब वेव होती है, ईसीजी जब आप पढ़ोगे तब ये आप पढ़ लोगे तो वो प्रोलोंगेशन दिखेगा, बढ़ी हुई दिखेगी। डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन क्यों होगा, क्योंकि जो फ्लूइड है, एक तो पेशेंट कोई डायूरेटिक्स यूज़ कर रहे होते हैं, उसके थ्रू आपका जो फ्लूइड है बॉडी का वो बाहर जा रहा है, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उसके साथ आपका बॉडी का फ्लूइड बाहर जा रहा है, और सबसे बड़ी बात वॉमिटिंग। ठीक है, तो वॉमिटिंग जिस पेशेंट को हो रही होगी उसमें डिहाइड्रेशन के फुल चांस हैं। तो डिहाइड्रेशन भी दिख सकता है। ईसोफेजाइटिस यानी कि जो ईसोफेगस है उसमें स्वेलिंग दिखेगी। और इसमें एक और चीज़ होती है, ये न्यू वर्ड है वैसे तो, मेलोरी वीज टीयर दिखता है। मेलोरी वीज टीयर किस में होगा, इसका भी मैं तुम्हें अभी एक फ़ोटो दिखा दूंगी। मेलोरी वीज टीयर क्या होता है, इरोजन होता है, हो जाता है ईसोफेगस का। ठीक, और ये वॉमिटिंग वाले पेशेंट में दिख सकता है। इसमें भी दिख सकता है बुलिमिया नर्वोसा में, क्योंकि ये बहुत रिकरेंट वॉमिटिंग कर रहे होते हैं बिंज ईटिंग करके। और कुछ पेशेंट जिनको वॉमिटिंग का वो हो जाता है एक तरीके से डिसऑर्डर, उनमें भी कभी कभी दिख सकता है, लेकिन ये बुलिमिया नर्वोसा वाले में ज़्यादा दिखता है। मेलोरी वीज टीयर बोलते हैं जिसको। गैस्ट्रिक रप्चर होने के भी चांस होते हैं सीवियर केसेस में, लेकिन ऐसा होना काफ़ी रेयर है। रेयर का मतलब बहुत कम पेशेंट्स में देखा जा सकता है गैस्ट्रिक रप्चर, और ये बहुत फेटल कंडीशन होती है। फेटल का मतलब खतरनाक कंडीशन होती है ये। ठीक है, तो एक बार देख लो मेलोरी वीज टीयर किस तरीके का होता है, इसकी भी इमेज पूछी जा चुकी है नॉरसेट में। तो इसमें देखिए, ये मैं कर्सर से ही बता दे रही हूँ क्योंकि पेन इतनी लंबी नहीं है मेरे पास। तो इसमें देखो, इसमें ईसोफेगस क्या हो जाता है, टीयर हो जाता है, यानी कि ईसोफेगस की जो लेयर होती है वो कहीं ना कहीं एब्रेजन हो जाता है या उसमें टीयर हो जाता है। तो उसको अगर एंडोस्कोपी वगैरह करोगे तो इस तरीके से जो उसमें टीयर दिखेगा, ये रेड रेड दिख रहे हैं आपको, ये इस तरीके से। तो ये एंडोस्कोप के द्वारा ली गई इमेज है। तो इसको हम बोलते हैं मेलोरी वीज टीयर, जो कि किस में दिखेगा आपको, बुलिमिया नर्वोसा वाले पेशेंट में दिखता है। ठीक, इस तरीके से। अगर और ओरिजिनल देखना चाहो थोड़ी सी सीवियर कंडीशन की, तो ये इस तरीके से दिखेगा। देखो इसमें कितना टीयर हो रखा है। ठीक, तो इस तरीके के टीयर हो जाते हैं। और क्यों होते हैं, ये बहुत ज़्यादा पेशेंट वॉमिटिंग कर रहा होता है, बार बार HCl के कांटेक्ट में आती है लेयर, जो इनर लेयर होती है ईसोफेगस की, तो उसकी वजह से ये इतने ज़्यादा टीयर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है आपका, इसको बोलते हैं मेलोरी वीज टीयर। अब हम ये देख लेते हैं कि इन पेशेंट्स में इन्वेस्टिगेशन क्या क्या कर सकते हैं। तो जिस तरीके से हमने साइन सिम्टम्स पढ़े हैं उनमें क्या क्या हो सकते हैं, उसी तरीके से हम इनका इन्वेस्टिगेशन वही करेंगे। ठीक, तो इसमें देखो सीरम इलेक्ट्रोलाइट करते हैं, तो सीरम इलेक्ट्रोलाइट करेंगे तो उसमें पोटेशियम की कमी मिलेगी, यानी कि हाइपोकैलेमिया मिलेगा। और एबीजी करते हैं तो एबीजी करेंगे, आर्टीरियल ब्लड गैसेस जो होता है इन्वेस्टिगेशन, तो इसमें मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने मिल सकता है पेशेंट में। ईसीजी करेंगे तो अरिथमिया देखने को मिल सकता है। डेंटल एग्जामिनेशन कर लेंगे और एंडोस्कोपी कर लेंगे अपर जीआई की। एंडोस्कोपी क्यों कर रहे हैं हम, ईसोफेगस की कंडीशन देखने के लिए कि उसमें कोई टीयर वगैरह तो नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं है। ठीक है, तो ये इन्वेस्टिगेशन कुछ हम होते हैं वो करते हैं इन पेशेंट्स में। नेक्स्ट देखिए मैनेजमेंट इसका कैसे करेंगे। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले तो हम साइकोथेरेपी देख लेते हैं। तो साइकोथेरेपी में इसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देते हैं, और ड्रग्स में हम क्या देंगे, SSRI देंगे, फ्लुक्सिटीन देंगे, इसकी DOC है। अगर पेशेंट में डिप्रेशन नहीं भी है फिर भी ये इफेक्टिव होती है इन पेशेंट्स में। ठीक है, तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, SSRI। और रिड्यूस बिंज फर्ज साइकिल, यानी कि जो वो बिंज ईटिंग कर रहा है उसकी जो एक साइकिल चल रही है कि पहले खाता है बहुत ज़्यादा, फिर खुद से वॉमिटिंग, सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग करता है, फिर पूरा स्टमक खाली कर देता है, फिर खाएगा, फिर खाली करेगा, फिर खाएगा, फिर खाली करेगा। इस तरीके की एक साइकिल चलती रहती है। तो कोशिश करेंगे इस तरीके का सेटअप बनाएंगे, उसका डेली का रूटीन या सारी चीज़ें या उसका फूड प्लान जो भी है इस तरीके का बनाएंगे कि ये जो साइकिल लगातार पेशेंट में चल रही है वो कम हो जाए। ठीक, स्ट्रिक्ट फूड प्लान बनाएंगे।
ठीक। और अवॉइड डाइटिंग माइंडसेट, अगर पेशेंट के अंदर ये माइंडसेट बना हुआ है कि हम डाइटिंग करेंगे, खाना नहीं खाएंगे, तो उसको भी अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। और ये सारी चीज़ें कैसे अवॉइड होंगी? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से। इसको हम डिटेल में पढ़ा देंगे, क्योंकि हर डिसऑर्डर में मोस्ट ऑफ जिसमें कॉग्निशन की प्रॉब्लम है, यानी कि जिसमें थॉट पेशेंट एबनॉर्मल सोच रहा है या उसको साइकोलॉजिकल ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देते हैं। इसमें क्या करते हैं, पेशेंट के जो थॉट होते हैं, थिंकिंग होते हैं, उसको माल एडेप्टिव थिंकिंग को एक सही वाली थिंकिंग में कन्वर्ट करते हैं, अडेप्टिव वाले में। ठीक, ऐसा इसमें कई सारे इसमें स्टेप हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, नोट क्या है, गोल्ड स्टैंडर्ड मैनेजमेंट। अगर हम बात करें कि इसका आपका बुलिमिया नर्वोसा का गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट क्या है, तो वो CBT प्लस फ्लुक्सिटीन हो जाएगी। क्या हो जाएगा? CBT प्लस फ्लुक्सिटीन, यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के साथ साथ हम फ्लुक्सिटीन मेडिसिन दे दें तो पेशेंट में जल्दी सुधार होता है, तो इसको हम इसलिए गोल्ड स्टैंडर्ड मैनेजमेंट बोलते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशन देख लो, इसमें नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या करेंगे, बुलिमिया नर्वोसा वाला पेशेंट है तो सबसे पहले तो ये करेंगे मेंटेन गुड IPR, यानी कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है जो पेशेंट के साथ, वो अच्छा बनाएंगे हम पेशेंट के साथ। क्यों बनाएंगे? अगर उसके साथ हम अच्छा व्यवहार बनाएंगे, अच्छा रिलेशन बनाएंगे, तो पेशेंट के अंदर की जो फीलिंग है वो खुल के आपको बता पाएगा। इसीलिए IPR मेंटेन करती है एक नर्स पेशेंट के साथ। ठीक है। और क्या करेंगे, इनकरेज क्लाइंट फॉर एक्सप्रेस, यानी कि उसकी जो फीलिंग्स है उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम इनकरेज करेंगे अबाउट ईटिंग बिहेवियर एंड फील्स अबाउट देयर बॉडी, यानी कि हम उससे ये बोलेंगे कि आपके अंदर क्या फीलिंग्स हैं, आपको खाने को लेके या ईटिंग जो आपका करते हो, खाते हो फिर वॉमिटिंग करते हो, खाते हो फिर वॉमिटिंग करते हो, क्यों कर रहे हो ऐसा, या फिर वो अपनी बॉडी की इमेज के बारे में क्या फील करता है, क्या सोचता है। नेक्स्ट है बी एक्सेप्टिंग एंड नॉन जजमेंटल, पेशेंट को जैसा भी जो भी बिहेवियर कर रहा है, जो भी है उसके साथ प्रॉब्लम, उसको एक्सेप्ट करो और नॉन जजमेंटल रहो, पेशेंट को जज मत करो किसी भी चीज़ के लिए। ठीक। नेक्स्ट देखो, इस लाइन से क्वेश्चंस बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, केयरफुली असिस्ट पेशेंट आफ्टर 2 आवर्स ऑफ ईटिंग। जब पेशेंट ने खाना खा लिया है तो खाना खाने के बाद से लेकर 2 घंटे तक हम पेशेंट को क्लोजली मॉनिटर करेंगे। क्यों करते हैं? कि वो खाने के बाद ही तो वॉमिटिंग करने जाता है। ठीक, तो उसके इस चीज़ के लिए हम उसको क्लोजली मॉनिटर करेंगे कि वो बार बार कहीं वॉमिटिंग करने तो नहीं जा रहा है ये चीज़। ठीक, मॉनिटर इनटेक आउटपुट एंड सेट लिमिट फॉर ईच मील्स, हम उसका इनटेक आउटपुट भी मेंटेन करेंगे कि कितना खा रहा है, कितना जा रहा है, और उसका जो एक फूड का टाइम लिमिट है वो भी सेट कर देंगे। ठीक। नेक्स्ट है मॉनिटर फॉर फिजिकल साइन रिलेटेड टू ईटिंग डिसऑर्डर, जैसे अभी हमने फिजिकल साइन आपको बताए थे, जैसे रसेल साइन है, ठीक है, मेलोरिवीज टीयर, ये तो खैर इंडोस्कोपी की इन्वेस्टिगेशन से होगा, तो हम इसमें फिजिकल में ये कर सकते हैं, एक तो रसेल साइन देख सकते हैं, एक उसका बॉडी वेट कितना घट रहा है, कितना बढ़ रहा है, वो सब देख सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्टेड वॉशरूम बाथरूम यूज आफ्टर मील, हम बिल्कुल भी, ये भी क्वेश्चंस है नॉर सेट में पूछा था ये तो, कि जो बुलिमिया नर्वोसा वाला पेशेंट है उसको खाने के बाद तो बिल्कुल वॉशरूम जाने ही नहीं देते हैं, क्योंकि वो जाएगा और सीधा वॉमिटिंग करेगा जाके, वो वॉशरूम नहीं जा रहा होता है, वो क्या करता है वहाँ जाके सीधा वॉमिटिंग करेगा। ठीक, इसलिए इन पेशेंट्स में हम क्या करते हैं, स्ट्रिक्टली असिस्ट करते हैं आफ्टर द मील। नेक्स्ट देखो, इसमें नेक्स्ट है आपका मॉनिटर्ड सीरम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है पेशेंट्स में, कि उसका जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, यानी कि पेशेंट में डिहाइड्रेशन तो नहीं हो रहा है, उसमें पानी की कमी, ये सारी चीज़ें, तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कैसा है पेशेंट का वो हम मॉनिटर्ड करते रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी नर्सिंग इंटरवेंशन या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जब पेशेंट बुलिमिया नर्वोसा का है और आप उसकी केयर कर रहे हो। ठीक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर ये क्वेश्चंस मैं जो पढ़ाती हूँ, अगर ये आप डिसऑर्डर पढ़ने के पहले पढ़ोगे तो ये क्वेश्चंस बहुत टफ लगेंगे आपको, लेकिन एक बार ध्यान से पूरी थ्योरी पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो यही क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। तो इसलिए मैं जितना भी जो भी पढ़ा रही हूँ वो बहुत क्लियरली पढ़ लिया करो, और पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करो तो बिल्कुल एकदम अच्छा फील करोगे आप। ठीक, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, और ये नॉर सेट इनक्लेक्स के क्वेश्चंस होते हैं जो कि हर कोई एकदम से सॉल्व नहीं कर पाता है। ठीक, जिसने पढ़ लिया बेसिक से लेके पूरा थ्योरी पढ़ ली है अच्छे से, उनके लिए थोड़ा सा ठीक हो जाता है इनका लेवल। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आज का,
द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू परफॉर्म एन एडमिशन असेसमेंट ऑन ए क्लाइंट विद डायग्नोसिस ऑफ बुलीमिया नर्वोसा। एक पेशेंट है जो प्रिपेयर कर रही है एडमिशन के लिए और उसका डायग्नोसिस क्या बनाया है डॉक्टर ने, बुलीमिया नर्वोसा उसका डायग्नोसिस बना हुआ है। अब उसको एडमिट करना है। विच फाइंडिंग वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू नोट सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। यानी कि सीधी सी बात कि पेशेंट में हम सबसे पहले क्या सिम्टम्स देखेंगे, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि ये पेशेंट बुलीमिया नर्वोसा का है, तो हम क्या क्या पढ़ के आए हैं, तो वो चीज़ें हम इसमें ढूंढेंगे। एक से ज़्यादा इसके क्वेश्चंस वो आंसर सही हैं। तो फर्स्ट इसमें दिया है मॉइस्ट ऑयली स्किन। क्या उस पेशेंट की जिसको वॉमिटिंग हो रही है लगातार और जिसमें डिहाइड्रेशन हो रहा है पेशेंट में, क्या उसकी स्किन मॉइस्ट और ऑयली दिख सकती है? खुद सोचो। लॉस ऑफ टूथ एनामल, डेंटल डिके, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, बॉडी वेट बिलो आइडियल रेंज, ये तो हमने नहीं पढ़ा इसमें। तो इसका फर्स्ट और लास्ट दोनों गलत हैं और बीच के तीनों सही है। यानी कि हमने पढ़ा है कि पेशेंट में जो एनामल है पार्ट वो भी इरोजन होता है कहीं ना कहीं, लॉस ऑफ टूथ एनामल, ठीक है। डेंटल डिके भी हो सकता है, यानी कि डेंटल प्रॉब्लम होती है पेशेंट में, किसकी वजह से, HCl जो उसको बार बार वॉमिटिंग हो रही होती है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी होता है। लेकिन मॉइस्ट और ऑयली स्किन नहीं होती है। इसमें कैसी स्किन दिखेगी, ड्राई स्किन, क्योंकि उसको डिहाइड्रेशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर है ए नर्स नोट्स एब्रेजन। क्या है उसको, एब्रेजन ऑन द नकल्स ऑफ ए क्लाइंट विद ईटिंग डिसऑर्डर। नकल्स का मतलब होता है जॉइंट्स, फिंगर जॉइंट्स, ठीक है। ईटिंग डिसऑर्डर, दिस फाइंडिंग नोन एज, हम पढ़ चुके हैं कि अगर उसके नकल्स पे बैक साइड पे डोर्सल साइड पे हैंड के एब्रेजन हो रहे हैं तो उस साइन को हम क्या कहते हैं, कुलन साइन बोलते हैं, मेलेरी वीस्टियर बोलते हैं, रसेल साइन बोलते हैं, लेनिगो बोलते हैं। मेलेरी वीस्टियर हम पढ़ चुके हैं, ईसोफेगस में होता है। लेनिगो जो बच्चे में दिखता है, पैदा होता है तब। कुलन साइन लीवर सिरोसिस वाले में दिखता है। तो इसमें कौन सा दिखता है साइन, रसेल साइन, ठीक है। बुलिमिया नर्वोसा वाले में रसेल साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेबोरेटरी एबनॉर्मेलिटी इज द हाइएस्ट प्रायोरिटी कंसर्न इन अ पेशेंट विद बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा का पेशेंट है और उसमें कौन सी ऐसी एबनॉर्मेलिटी आएगी लेबोरेटरी में जो ज़्यादा कंसर्न के लायक है, यानी कि उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। अगर उसको सेकंड प्रायोरिटी पे कर दिया तो पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इनमें से हम ढूंढेंगे हाइपरनेट्रीमिया होता है क्या, हाइपरनेट्रीमिया का मतलब सोडियम का लेवल इंक्रीज होना, हाइपोकैलेमिया मतलब पोटेशियम डिक्रीज होना, हाइपरकैलेमिया पोटेशियम बढ़ना, हाइपरकैल्सीमिया कैल्शियम का इंक्रीज होना। तो इन तीनों में से कौन सा है, चारों में से। तो हमने पढ़ा है कि जो पेशेंट होता है बुलिमिया नर्वोसा का, उसमें वॉमिटिंग की वजह से मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस होता है और मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस होता है जिन पेशेंट्स में, उनमें कहीं ना कहीं पोटेशियम की कमी हो जाती है, ठीक है। क्या होता है, पोटेशियम की कमी हो जाती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो कंसर्निंग है वो है हाइपोकैलेमिया। इसकी वजह से अरिदमिया में जा सकता है पेशेंट, ठीक है। तो ये मोस्ट कंसर्निंग एबनॉर्मेलिटी है जो कि इन्वेस्टिगेशन में फाइंड आउट हो लेबोरेटरी में, तो इसको पहले प्रायोरिटी देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर बुलिमिया नर्वोसा। अगर अभी ये डिसऑर्डर नहीं पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन टफ बन जाता आपके लिए, ठीक है। अब हम पढ़ चुके हैं पूरा, तो हम बिल्कुल लगा देंगे कि CBT विद फ्लुक्सिट्यून इसका गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है बुलिमिया नर्वोसा का, ठीक। ECT इसमें देते नहीं, साइकोथेरेपी करते हैं लेकिन वो कॉग्निटिव बिहेवियर करते हैं, फैमिली इसमें करते नहीं। CBT प्लस फ्लुक्सिट्यून इसका गोल्ड स्टैंडर्ड या फिर चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट है बुलिमिया नर्वोसा का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने लिख दिया है नॉरसेट में, जो क्वेश्चन पहले ही आ चुके हैं सब पे लिखा हुआ है। जिन जिन पे नॉरसेट लिखा है उसका मतलब ये है कि ये नॉरसेट में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस, ठीक। नेक्स्ट देखो विच इंटरवेंशन इज द प्रायोरिटी ड्यूरिंग द अक्यूट फेज ऑफ बुलिमिया नर्वोसा। यानी कि एकदम सीवियर कंडीशन नहीं है और मॉडरेट भी नहीं है, कैसी है, अक्यूट है, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, अक्यूट फेज है उसकी, ठीक। अभी क्रोनिक नहीं हुई है, अभी अभी उसको डिसऑर्डर हुआ है, चाहे 2 महीने हुए हों, 3 हुए हों, 4 हुए हों, कितने हुए हों, तो अक्यूट फेज चल रहा है पेशेंट का बुलिमिया नर्वोसा का। तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी क्या है, ठीक। तो इसमें देखो एनकरेज डेली वेट मॉनिटरिंग, करते तो हम डेली वेट भी हैं पेशेंट का, क्या ये प्रायोरिटी है। मॉनिटर सीरम इलेक्ट्रोलाइट, प्रोवाइड कैलोरी कंट्रोल्ड मील, क्या कैलोरी कंट्रोल्ड मील देंगे उसको। रिस्ट्रिक्ट बाथरूम यूज आफ्टर मील, ठीक।
तो इनमें से प्रायोरिटी क्या है? अब इसमें देखा जाए तो इसमें तीन आंसर सही हैं, एक तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब इसमें हमें प्रायोरिटी ढूंढने के लिए हम सबसे पहले सबसे मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स ढूंढेंगे, जिससे कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो सकता है, पेशेंट को थ्रेट हो सकता है। तो वो है आपका सीरम इलेक्ट्रोलाइट। सीरम इलेक्ट्रोलाइट बॉडी का एक ऐसा बोले कंपोनेंट होते हैं कि इनके डिस्टर्ब्ड होने से पेशेंट को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं सडन, ठीक। तो इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को। तो ये बुलिमिया नर्वोसा में सबसे प्रायोरिटी है, ठीक। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस अबाउट बुलिमिया नर्वोसा। तो आई होप आपको साइकेट्रिक बहुत अच्छे से समझ में आ रही हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो क्लास को, जिससे हम और क्लासेस को पढ़ाते रहें। और साइकेट्रिक ख़त्म करने के बाद मैं OBG स्टार्ट करूँगी। तो पढ़ते रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच।